Hello guys, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. आज हमारा चैप्टर 10 का पार्ट 2 है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gamete. तो हमने ये बात कर ली थी कि जो प्यूबर्टी एज है तब हमारे क्या होता है, ये जो टेस्टिस है, ये जो ओवरीज है, ये कैपेबल होते हैं गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए. द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स. अगर हम बात करें कि ये जो रिप्रोडक्टिव जो इनका प्रोडक्शन वाला सिस्टम है, तो मेल्स में ये लंबे टाइम तक चलता रहता है, लेकिन फीमेल में इसका एक पीरियड है. उसके बाद क्या होगा, जो गैमेट्स प्रोड्यूस होना वो बंद हो जाता है. इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. तो बात आ गई ना, फीमेल में क्या होगा, 45 से 50 ईयर्स जब इनकी एज हो जाती है, उसके बाद गैमेट प्रोड्यूस होना मुश्किल है, वो बंद हो जाता है. द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. वन ओवम मैच्योर एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 days. तो इसमें क्या होता है, 28 से 30 दिनों के बीच में एक जो ओवम है, एक जो एग है, वो वहां से रिलीज होता है मैच्योर होकर. कहां से, ओवरीज में से. एक ओवरीज में से क्या होगा, एग रिलीज हो जाएगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग. अब यहाँ पे इस टाइम में क्या होता है, फिर यूट्रस की जो वॉल है वो मोटी हो जाती है एग को रिसीव करने के लिए. In case it is fertilized and begin to develop, this results in pregnancy. अब अगर ये फर्टिलाइज हो जाए, मतलब ये स्पर्म के साथ मिल जाए एग, तो वो फर्टिलाइज एग हो जाएगा, तो वो यूट्रस की वॉल के साथ चिपक जाता है और वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट उसकी होती रहती है, और इसको हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी आ चुकी है. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, मतलब स्पर्म के साथ उसका अटैचमेंट ना हो, तो क्या होता है, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. जब फर्टिलाइज ना हो एग, तो एग के साथ जो यूट्रस की जो थिक वॉल है वो क्या होती है, वो उतरने लगती है और साथ में ब्लड भी आता है. ठीक है. दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिसकी वजह से वुमेन्स में वहां से ब्लड आने लगता है और इस चीज को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 days. अब आपको पता है 28 से 30 दिनों में एक बार एग रिलीज होके आ रहा है, तो जो ब्लड आएगा वो भी एक बार आएगा. 28 से 30 मतलब मंथ में एक बार ये चीज होती है, और 3-4 दिन तक चलता है, फिर ब्लड धीरे धीरे रुकता है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी. सबसे पहले फ्लो कब आएगा, प्यूबर्टी के टाइम पे. एंड इज टर्म्ड मेनार्ची, और इसको हम बोलते हैं मेनार्ची. एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, क्योंकि एग रिलीज नहीं होता. फिर यहाँ पे स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मीनोपोज, इसको बोला जाता है मीनोपोज. इनिशियली द मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इर्रेगुलर. सबसे पहले जब प्यूबर्टी का टाइम होता है, तब क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर होता है. कभी 15 दिन के बाद, कभी 20 दिन के बाद, कभी 22, कभी 24, कभी 28. लेकिन धीरे धीरे फिर ये क्या होता है, रेगुलर होने लग जाता है. एक टाइम पीरियड के बाद ही क्या होगा, एग रिलीज होगा. पहली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमेन लास्ट फ्रॉम मेनार्ची टू मीनोपॉज. इज शी राइट? बिल्कुल यही बात है. मेनार्ची से लेकर मीनोपॉज तक उनका रिप्रोडक्टिव लाइफ हम मान सकते हैं फीमेल्स का. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. अब ये भी कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं. द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूटेरिन वॉल एंड इट्स ब्रेकडाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर.
In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development, as you have learned in chapter 9. तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसको हार्मोन कंट्रोल करते हैं, तो हार्मोन जो कर रहा है वो सब कुछ कर रहा है इसमें, एग भी रिलीज करवा रहा है, उसके बाद यूट्रस की वॉल भी थिक करेगा, ठीक है, और प्रेगनेंसी होगी, और अगर प्रेगनेंसी ना हुई तो उसको जो डिवाइड करेगा, ठीक है, उसको जो शेड ऑफ करेगा वो भी इसी की वजह से होता है। तो सारा काम इसके अंडर आता है, हार्मोन्स के अंडर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, मतलब बेबी का कैसे पता लगता है कि सेक्स कौन सा है, कि वो अपने मेल होगा या फीमेल होगा, कौन सा चाइल्ड होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा। आई हियर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कजन हु इज गोइंग टू हैव अ बेबी. They were discussing whether she would give birth to a boy or a girl. I wonder what makes the fertilized egg develop either into a boy or a girl. तो पहेली ने बात करते हुए सुना अपनी माता को और अपनी आंटी को, वो एक अपनी कज़न के, जो पहेली की कज़न के बारे में बात कर रहे थे जिसके बेबी होने वाला था, तो वो बोल रहे थे कि गर्ल होगा या बॉय होगा। तो वो चिंतित थी पहेली कि कैसे पता लगता है कि बॉय होगा या गर्ल होगा, मतलब फर्टिलाइज्ड एग कैसे बन जाता है, बॉय या गर्ल। तो उसके बारे में देखते हैं। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमिनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। इसमें सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही होती है, क्योंकि क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम्स के ऊपर इसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। इन द फर्टिलाइज्ड एग, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 दैट क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। ये हमने पढ़ लिया था चैप्टर 8 में कि एक सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्रोमोसोम बोलती हैं। उन्हीं क्रोमोसोम से क्या पता लगता है, सेक्स डिटरमिन होता है। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो टोटल 23 पेयर्स होते हैं, और अगर टोटल की बात करें तो 46 होगी टोटल क्रोमोसोम, क्योंकि 23 पेयर हैं, जोड़ा है, तो 23 इंटू 2 46, ठीक है। 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम। अब इसमें से 2 जो हैं क्रोमोसोम वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिनके नेम है एक्स एंड वाई। अ फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम, मतलब जो 2 हैं क्रोमोसोम फीमेल में तो दोनों एक्स एक्स होंगे, वाइल अ मेल हैज अ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। और अगर मेल की बात करें तो उसमें एक एक्स होगा और दूसरा वाई होगा। द गैमेट्स हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब जो गैमेट्स हैं, जैसे कि एग और स्पर्म की बात करें तो उसमें एक सेट होता है क्रोमोसोम का। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज 1 एक्स क्रोमोसोम। अब जो एग निकलता है फीमेल में से, उसमें से सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अब वो डिपेंड करता है मेल के स्पर्म के ऊपर कि स्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम है। अगर तो एक्स क्रोमोसोम है तो जब वो फर्टिलाइज होगा तो एक्स और एक्स मिलकर डबल एक्स बन गया, तो कौन सा होगा, बेबी गर्ल होगा। लेकिन अगर स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम है और उधर से एक्स तो है ही एग का, तो एक्स और वाई दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो एक्स वाई किसका होता है, मेल का होता है, तो बेबी बॉय होगा, ठीक है। तो मतलब वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, वो कर रहा है हमारे मैन के स्पर्म की क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि फीमेल के ऊपर। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ है, लड़की पैदा हुई, इसकी वजह से लड़का हो गया, तो ये चीज़ नहीं है। वो डिपेंड करता है मेल का क्रोमोसोम कौन सा आएगा, एक्स आएगा या वाई आएगा। Now you know that the sex chromosome of the father determine the sex of an unborn baby. The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong, and to blame her for this is totally unjustified. ये अच्छा नहीं है क्योंकि उसको ब्लेम करना, क्योंकि वो किसकी वजह से हो रहा है, मेल क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। Look at figure 10.3 again. The hormones secreted by the pituitary stimulates testes and ovaries to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. Apart from the pituitary, the testes and the ovaries
देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल्स। तो आपको यहाँ पे डायग्राम में देखो, सबसे ऊपर ब्रेन के पास हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बाद गले के पास थायराइड ग्लैंड होती है, उसके बाद यहाँ पे स्टमक के पास एड्रिनल ग्लैंड है, इसके नीचे पैनक्रियाज है। इसके बाद अगर हम फीमेल में बात करें तो यहाँ पे क्या होगी, पोजीशन होगी ओवरीज की, और अगर मेल की बात करें तो यहाँ पे टेस्टिस होगा, यहाँ पे पेनिस होगा। ठीक है, तो आपको एक ही डायग्राम में दोनों के पार्ट्स दिखा दिए। वैसे ही जो पार्ट है ओवरी ये फीमेल में होगा और टेस्टिस मेल में होगा, बाकी सारे कॉमन पार्ट होते हैं। बूजो एंड पहली हैड वन विजिटेड देयर आंट who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter, a disease of the thyroid gland. Kaka's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. अब बूजो एंड पहली एक बार अपनी आंट के ऑफिस में गए थे, मतलब वो डॉक्टर है उसमें, वहाँ पे क्लिनिक में गए थे उसके, तो वहाँ पे ये जो बॉय था उनका, काका जिसका नाम था, उसकी बहुत ही बड़ी गर्दन हो गई थी। तो आंट ने क्या बताया था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि काका को गॉइटर बीमारी हो चुकी है। क्योंकि गॉइटर में क्या होता है, जो उसकी थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट नहीं करती, जिसकी वजह से गला फूल जाता है। ठीक है, देयर आंट आल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, और उसने ये भी बताया कि जो उसके हस्बैंड हैं वो भी क्या करते हैं, सफ़र कर रहे हैं डायबिटीज़ से, क्योंकि उनका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन को अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा सफिशिएंट क्वांटिटी में। तो ये हार्मोन भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं सारे के सारे। बूजो एंड पहली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड विच आर आल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ अ क्लिनिक। उसके क्लिनिक में जो चार्ट टांगा हुआ था उसमें एक एड्रिनल ग्लैंड भी लिखा हुआ था, तो वो पूछ रहे हैं कि ये क्या है। The aunt told them that adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. ब्लड के अंदर जो सॉल्ट है उसको बैलेंस करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड होती है। अब एड्रिनल्स आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रीनलिन। अब जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, तो एड्रीनलिन। और ये हेल्प किस में करता है, अगर हमें ज़्यादा ही स्ट्रेस हो जाए, अगर हम गुस्सा हैं, चिंतित हैं, कोई चीज़ हमें डर लग रहा है, एम्बेरस्ड है, ठीक है, तो हमारे जो अंदर ब्लड को, हमारे बीपी को, सब चीज़ को जो कंट्रोल करेगा वो एड्रिनल करता है। ठीक है, थायराइड एंड एड्रिनल सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन। अब देखो ऑर्डर कौन देता है, तो वो तो पता ही था हमें, पिट्यूटरी ग्लैंड ही ऑर्डर देती है सभी चीज़ को। अब पिट्यूटरी आल्सो सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन, ये एक ग्रोथ हार्मोन भी सीक्रेट करती है जो हमारे लिए नेसेसरी है ग्रोथ करने के लिए, एक पर्सन की ग्रोथ के लिए ये अच्छा है। आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल आल्सो, हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन। तो बूजो पूछ रहा है कि क्या दूसरे एनिमल्स में भी हार्मोन्स होते हैं, क्या उनका भी कोई रोल होता है रिप्रोडक्शन में। तो चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। You have already learned about the life history of the silk moth and the frog. The caterpillar has to pass through various states to become an adult moth. तो हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि कैटरपिलर होता है, फिर वो जाके बहुत सारी प्रोसेस को गुजार के वो अडल्ट मोथ बनता है। सिल्क वर्म की प्रोसेस भी हमने पढ़ी थी सारी। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो ये भी हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि टैडपोल होता है पहले, फिर वो जाके अडल्ट फ्रॉग बनता है। ठीक है, तो इनके लिए भी क्या होते हैं, हार्मोन्स एसेंशियल होते हैं। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जो लार्वा से जो अडल्ट बन रहा है इन चेंज को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये भी हमारे पहले आया हुआ है। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। देखो ये भी हार्मोन आ गया ना, कि जो मेटामॉर्फोसिस है उसको भी कौन कंट्रोल करते हैं, हार्मोन। इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन। अगर फ्रॉग की बात करें तो उसमें थायरोक्सिन कंट्रोल करता है। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड, और थायरोक्सिन कौन निकालती है, थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। लेकिन थायरोक्सिन की जो प्रोडक्शन होगी हार्मोन की, उसके लिए आयोडीन होना चाहिए वाटर के अंदर जिसमें टैडपोल रहता है। इफ द वाटर इन विच द टैडपोल आर ग्रोइंग
डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन द टैडपोल कैन नॉट बिकम अडल्ट। अगर पानी में जिसमें रह रहा है टैडपोल उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में सॉल्ट नहीं है तो जो टैडपोल है वो टैडपोल ही रहेगा, वो फ्रॉग नहीं बन सकता। ठीक है। इफ पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट विल दे गेट गॉइटर कॉज्ड बाय लैक ऑफ थायरोक्सिन। बिल्कुल, अगर हमारे भी खाने में अगर आयोडीन की जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंट नहीं है तो हमें भी क्या हो सकता है, गॉइटर हो सकता है, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट नहीं होगा फिर थायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। अब अगर कोई आदमी फिजिकली और मेंटली फिट है तो हम बोलते हैं कि वो हेल्दी है। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट। अगर हमने अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, चाहे हमें हमारी कोई भी एज हो, चाहे हम छोटे हो, चाहे बीच के हो, चाहे बूढ़े हों। द पर्सन मस्ट आल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडुकेट फिजिकल एक्सरसाइज। पर्सन को खुद से अपनी स्वच्छता रखनी चाहिए और उसको फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, योगा वगैरह करना चाहिए, जिम वगैरह उसको ज्वाइन करना चाहिए। ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। अब एडोलेसेंस के टाइम में क्या होता है, बॉडी उसकी ग्रो कर रही होती है तो उसको ज़्यादा नरिशमेंट भी चाहिए होता है बॉडी को, तो उसको तब तो ज़्यादा ही ख्याल रखना चाहिए अपनी बॉडी का। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इज अ स्टेज of rapid growth and development, hence the diet for an adolescent has to be carefully planned। अच्छे से प्लान होनी चाहिए। You have already learned what a balanced diet is। बैलेंस डाइट सभी को पता है, छोटे बच्चे तो हम है नहीं। Recall that a balanced diet means that the meals include, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, रफेज हो, तो सब कुछ होता है इसमें। पानी होना चाहिए अच्छी क्वालिटी में, 8 से 10 लीटर बोलते हैं कि पानी पीना चाहिए आपको। आर इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स इज अ बैलेंस्ड मील। 8 से 10 गिलास, सॉरी 8 से 10 लीटर नहीं, 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए एक दिन में। 8 से 10 गिलास पानी हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो हम रोटी खाती हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, दालें पल्सेस दालें होती हैं, वेजिटेबल सब्जियां खाते हैं, जो हम दूध पीते हैं, जो हम फ्रूट्स खाते हैं, तो इसमें टोटल पूरा क्या होता है, इसमें हमारा नरिशमेंट हो जाता है। हमें एक्स्ट्रा कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, जो हम ये डेली यूज़ करते हैं तो वो चीज़ अच्छी है। बस आए कि हम जंक फूड ज़्यादा ना खाएं, ठीक है, बाहर का खाना हम कम खाएं, तो उसके लिए ये चीज़ अच्छा होगा। आयरन बिल्ड्स ब्लड। आयरन से क्या बनता है, ब्लड बनता है। एंड आयरन रिच जो फूड है जैसे कि लीफी वेजिटेबल, हरे पत्ते वाली सब्जियां, गुड़ हो गया, जैगरी, मीट हो गया, सिट्रस हो गया, संतरा वगैरह, इंडियन गूसबेरी जैसे आंवला हो गया, ये जो अच्छे सोर्सेज हैं आयरन के, तो आयरन से ब्लड बनता है, तो ये भी चीज़ खानी चाहिए हमें। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। अपना लंच और डिनर चेक करें, आप क्या खाते हैं। इज़ द मील बैलेंस, क्या ये बैलेंस है या नहीं है। डज इट इंक्लूड सीरियल विच गिव एनर्जी एंड मिल्क, क्या इसमें अनाज है जो आपको एनर्जी देगा। एंड मिल्क, मीट, नट्स एंड पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन, और मिल्क वगैरह है या मीट, नट्स जिससे आपको प्रोटीन मिल रहा है। आल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर, क्या इसमें फैट और शुगर है जो आपको एनर्जी देगा। व्हाट अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल विच आर प्रोटेक्टिव फूड, क्या इसमें वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं जो आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं, बीमारियों से आपको जो बचाएंगे। तो आपको अपना लंच और डिनर ऐसे चेक करना है। चिप्स एंड पैकेट और टिंड स्नैक्स। टिंड स्नैक होता है डिब्बा बंद जो हम स्नैक्स खाते हैं, दो वेरी टेस्टी, एक तो टेस्टी तो हैं, शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव एडुकेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। हमें उसको रिप्लेस नहीं करना है अपनी रोटी के साथ, चपाती के साथ। खाओ, उसको भी खाओ, अच्छा है वो भी, लेकिन उसमें इतना न्यूट्रिशन नहीं होता कि हम ऐसे करें कि एक वक्त की रोटी छोड़ दें और वही चीज़ खाएं। ऐसा नहीं करना हमने, रोटी भी खानी है, साथ में उसको टेस्ट के लिए आप खा सकते हैं। एक्टिविटी 10.4 क्या है, मेक अ ग्रुप विद योर फ्रेंड्स, राइट डाउन द आइटम्स ऑफ फूड इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर यू हैड ऑन द प्रीवियस डे। पिछले दिन आपने जो कुछ खाया उसको नोट करें आप सभी ग्रुप्स के साथ। आइडेंटिफाई द आइटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, आइडेंटिफाई करें प्रॉपर ग्रोथ के लिए कौन सी आइटम्स हमने खाई। आल्सो आइडेंटिफाइड द जंक फूड दैट यू कंज्यूम द प्रीवियस डे, कौन सा जंक फूड आपने खाया। एक्टिविटी 10.5 क्या है, गेट आइडियाज फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन इन फिगर। अब यहाँ पे आइडिया लें आप कि कौन कौन से आपके लिए ज़रूरी हैं
prepare chart or poster and paste them in the class so that you are aware of the diet of adolescents. You may use your creative ideas and present it like an advertisement. आप एक अपने creative ideas use करें और इसको as a advertisement यहाँ पे क्लास में लगाएं इसको. यू मे इवन ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन भी आप बिठा सकते हैं बच्चों के साथ कि कौन अच्छे से यहाँ पे बनाएगा पोस्टर. तो ये चीज़ है. मीट है यहाँ पे, वेजिटेबल्स है, मिल्क एंड एग्स हैं जिससे आपको प्रोटीन मिलने वाला है, फ्रूट्स हैं यहाँ पे, ग्रेन्स हैं यहाँ पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनल हाइजीन के ऊपर. एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे. ठीक है, हर दिन आपको एक बार तो नहाना ही चाहिए. इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली. एडोलेसेंस के टाइम में तो जरूर नहाना चाहिए क्योंकि तब क्या होता है, जो आपकी स्वेट ग्लैंड्स है वो ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती हैं जिसकी वजह से पसीना ज़्यादा आता है. और अगर नहाएंगे नहीं तो पसीने की वजह से आपकी बॉडी में से स्मेल आने लग जाएगी, बैड स्मेल, बदबू आएगी. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड. सभी पार्ट्स को अच्छे से साफ करना है, क्लीन करना है एवरी डे. इफ क्लीननेस इज नॉट मेंटेन्ड देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन. क्योंकि स्वेट ग्लैंड की वजह से वहाँ पे पसीना रहेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है. गर्ल शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो. मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो वहाँ पे तो उनको तो स्पेशल केयर होनी चाहिए उनकी. वहाँ पे अच्छे से साफ़ करें उसको, सैनिटरी पैड का भी यूज़ करें, उसको भी टाइम टू टाइम रिप्लेस करते रहें. नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एक्सरसाइज. वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी. अगर आप फ्रेश एयर में चलेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे. ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स. बाहर वाली गेम्स खेलनी चाहिए. सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही नहीं बैठना आपने, सिर्फ सोशल मीडिया को ही यूज़ नहीं करना. ऐसे नहीं पबजी खेल रहे हैं कि हम तो गेम खेल रहे हैं, ऐसा नहीं. आउटडोर गेम खेलनी है ताकि आपकी एक्सरसाइज भी हो. नेक्स्ट है मिथ्स, टैबूज, डूज एंड डोंट. You have learned here and from chapter 9 the scientific fact related to human reproduction. अब हमने इस चैप्टर में और चैप्टर 9 में रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया. There are many wrong notations which you should now be able to discard. अब यहाँ पे कुछ रॉन्ग जो चीज़ें हैं उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि आप एक इन्फॉर्म्ड एडोलेसेंस हैं, क्योंकि आप एक जानकार हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर मिथ्स एंड टैबूज रिगार्डिंग बॉडीली चेंज दैट एडोलेसेंस एक्सपीरियंस. क्योंकि यहाँ पे हमारे सोसाइटी में कुछ मिथ्स वगैरह फैले रहते हैं, गलत चीज़ें फैली रहती हैं. सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो. उसमें से कुछ दे रखी हैं आपको. नाउ यू कैन आर्ग्यू वाई दीज आर मिथ्स एंड नॉट फैक्ट. अब ये मिथ्स क्यों हैं, इसमें कोई भी इनका बेस नहीं है इन बातों का. तो वो कौन सी बातें हैं? अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. वाह, क्या मिथ है. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर एक गर्ल जो है अपने मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, साइकिल के टाइम पे अगर किसी बॉय को देख लेती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है. तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है ये. सेकेंड है द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड. उसके चाइल्ड का सेक्स कैसा होगा, वो बॉय होगा, गर्ल होगा, उसके लिए मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती. ये हमें पता लग गया. अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. गर्ल को अलाउ नहीं करना आपने किचन में काम करने के लिए जब उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है. तो ये कुछ भी बेवकूफ़ वाली बातें हैं, ये सारे मिथ्स हैं, टैबूज हैं, ये सारे, ये हमें नहीं करना. यू मे कम अक्रॉस मैनी ऑफ द मिथ्स एंड टैबूज, डिस्कार्ड देम. उसको हमें डिस्कार्ड करना है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 10.6. कलेक्ट डाटा ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास हु एक्सरसाइज रेगुलरली एंड हु डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली. डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन देयर फिटनेस एंड हेल्थ. प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज. तो बिल्कुल जो बच्चे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी फिट होती है, स्ट्रांग होते हैं वो, और उनका स्टेमिना अच्छा होता है. लेकिन जो एक्सरसाइज नहीं करते वो दुबले पतले से दिखते हैं एक तो, और उनमें स्टेमिना भी कम होगा. ठीक है, फिट भी नहीं होंगे, उनको बीमारियां भी ज़्यादा होंगी, मोटे से होंगे वो. ठीक है. नेक्स्ट है से नो टू ड्रग्स. Adolescence is a period of much activity in the body and mind which is a normal part of growing up. ठीक है, तो बहुत सारे चेंज होते हैं इस एज के ऊपर. सो डो नॉट फील कन्फ्यूज और इनसिक्योर. हमें कन्फ्यूज नहीं होना, ना हमें इनसिक्योर फील करना है, क्योंकि ये सभी के साथ होता है इस एज में. इफ़ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर.
अगर आपको ये कोई बोलता है कि आप ड्रग्स ले लो तो आप अच्छा फील करेंगे, तो उसको नो बोलो। और जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं कहता आपने कुछ भी नहीं लेना। ड्रग्स आर एडिक्टिव, इनकी लत लग जाती है। इफ़ यू टेक दैम वंस यू फील लाइक टेकिंग दैम अगेन एंड अगेन। अगर आप इसको एक बार लेते हैं तो आपको लगता है कि बार बार इसी को हम लेते रहें। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, ये मतलब कि आने वाले टाइम में ये क्या कर देते हैं, बॉडी को ख़राब कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। दे र्यून हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये बर्बाद करते हैं आपकी हेल्थ को, साथ के साथ आपकी जो खुशी है उसको भी ले जाते हैं ड्रग्स। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट एड्स विच इज़ कॉज्ड बाय द डेंजरस वायरस HIV। आपने ये भी सुना होगा कि जो एड्स बीमारी है वो HIV वायरस के कारण होती है। दिस वायरस कैन पास ऑन टू नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंज यूज्ड फॉर इंजेक्टेड ड्रग्स। अगर कोई HIV पर्सन जो है वो किसी सिरिंज का यूज़ करता है और उसी सिरिंज को आप एक हेल्दी पर्सन यूज़ करता है तो उसको भी वो क्या हो जाता है, वायरस फैल सकता है। इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिट टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। अगर इन्फेक्टेड मदर है और उसका अगर बेबी है तो जब उसको वो अपना दूध पिलाएगी तो उसकी वजह से वहाँ से भी वो ट्रांसमिट होकर उस बेबी में चला जा सकता है HIV। द वायरस कैन आल्सो बी ट्रांसमिट थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। अगर कोई HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो उसको भी क्या हो सकता है, HIV हो सकता है। तो ये आपको अलग से इन्फॉर्मेशन बता दी। लास्ट हमारा टॉपिक है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। यू माइट बी नोइंग दैट इन आवर कंट्री द लीगल एज ऑफ मैरिज इज़ 18 ईयर फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़। तो लीगल जो एज है मैरिज की 18 ईयर है गर्ल्स की, 21 ईयर है बॉयज़ की। इसका रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड। क्योंकि टीनेज वाली जो होती हैं लड़कियां वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, वो मदरहुड के लिए प्रिपेयर नहीं है, ना तो फिजिकली ना मेंटली। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द मदर एंड द चाइल्ड। अगर कोई बाल विवाह करता है तो उसमें क्या होगा, उसके बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है और खुद मदर को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इट आल्सो कर्टेल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग वुमेन। साथ में जो यंग वुमेन अगर कुछ वो एम्प्लॉयमेंट कोई रोजगार करना चाहती थी, कोई मतलब अपनी जॉब करना चाहती है तो उसमें भी वो कमी आ जाती है, वो नहीं कर पाती बच्चे के साथ। एंड मे कॉज मेंटल एग्नी, और उसके साथ जब उसको जॉब नहीं मिलती, घर पे बैठना है, तो मेंटली वो क्या हो जाती है, पीड़ित हो जाती है। एज शी इज़ नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदरहुड, क्योंकि वो मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उठा नहीं पाती। तो ये हमारा चैप्टर था, 2 पार्ट्स में हमने इसको कंप्लीट किया। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।